दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए आपके साथ अनवरत कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए आपके समक्ष आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कंप्यूटर नामक टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर के पहले और दूसरे चैप्टर को हम ऑलरेडी आपके समक्ष फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आज उसी के क्रम में चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य देंगे। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपको कुछ करना नहीं है। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, और यही चीज़ें बार बार हर वीडियो में कहना भैया अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ निवेदन है आपसे कि इस प्रक्रिया को आप करिए। देखिए हम आपसे बार बार इस बात का भी जिक्र करते रहते हैं, जहां आपको समस्या हो रही है कंप्यूटर विषय को छोड़ दीजिए। ठीक है, आपके प्रथम सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, या जितने भी सिलेबस आपके या जितने भी बुकें आपकी हैं, आपको कहीं किसी भी टॉपिक पर अगर समस्या हो रही है तो बिल्कुल बेधड़क आप यहाँ देखिए नंबर भी हमने आपके बीच में लिख रखा है, आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, हम हर संभव आपके जो है समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए लिखा जा रहा है कंप्यूटर के 3rd चैप्टर की शुरुआत आज की इस वीडियो से की जा रही है। यहां हमने आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें। बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप जो है हमने कहा है कि जितने भी सिलेबस आपके बन रहे हैं सभी सिलेबस के नोट्स मेरे पास उपलब्ध है। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वह प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, मात्र 150 रुपये का शुल्क आपके लिए लिया जा रहा है। ठीक है, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब कहेंगे 150 रुपया ज़्यादा है। भैया ज़्यादा नहीं है, आज की इस महंगाई को देखते हुए, चूँकि किसी चीज़ को चलाने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, मजबूरी है कि 150 रुपये आपसे लिया जा रहा है। तो आशा करते हैं अगर आप इच्छुक हैं तो बिल्कुल इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको नोट्स से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, हमने कहा चाहे नोट्स से संबंधित समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके बीच में उत्पन्न हो रही तो 94 52 33 10 53 पर आप बिल्कुल अपनी बातों को रख सकते हैं। हर संभव हम प्रयास करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाए। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार, या अगर कहा जाए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हमने आपसे कहा है बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में जितने भी सिलेबस आपके बन रहे हैं सभी सिलेबस को हम फिनिश कर रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में आपके सिर्फ उसी टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं जो आपकी विगत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर इतनी मोटी बुक है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक आपकी परीक्षा में आएगा ना, नो जो है इतना अगर देखा जाए तो हम प्रीवियस ईयर को भी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जितनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, चैप्टर बड़े बड़े हैं, उसे हम छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि किसी टॉपिक को हम छोड़ नहीं रहे। ठीक है, लेकिन हाँ चीज़ें वही आपके बीच में जा रही हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया भर का पचड़ा अभी हम दे दें आपको तो आपको मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में, और थोड़ा सा हमको भी अच्छा नहीं लगता यार, कोई मतलब नहीं होता वीडियो इतना बड़ा बड़ा बना दे, कोई फायदा नहीं होता। आप पढ़िए वही जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बिल्कुल आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहरहाल बिना समय को गंवाए चलिए हम आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि नोट्स संबंधी समस्या समाधान के लिए नंबर दिया है, नंबर पर संपर्क करें। मात्र 150 रुपए का शुल्क आपके लिए पेमेंट करना है, तो सारे सब्जेक्ट के नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत आपके बीच में की जा रही है। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये आपके 3rd चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत अगर हम टॉपिक की शुरुआत करें तो सबसे पहला टॉपिक आपके बीच में आता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। मुख्यतः 3 आधार पर किया जाता है। जो आपके कंप्यूटर होते हैं अगर उनके वर्गीकरण की हम
बात करें तो उसका उसके तीन आधार पर किया जाता है। सबसे पहला आपके बीच में आ रहा है, देखिए, अनुप्रयोग या आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत ये तो तीन आधार पर किया जाता है, ये आपका पहला आधार है, ठीक है। अब इस पहले आधार पर भी हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये अनुप्रयोग या आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर होता है, ठीक है। देखिए, हम आपसे कहना चाहेंगे ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, आपके टॉपिक में उसी चीज़ को कवर किया जा रहा है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। फर्जी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्लीज़ निवेदन करेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि सारी चीजें मुझे देनी चाहिए तो भैया आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर का पचरा नोट्स में दिया जाए तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, यह तो आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम इसे क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। अब जैसे सवाल आता है, आपके मन में आ रहा होगा, इसे तो हमने बता दिया इसके तीन प्रकार के होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार भैया एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। अगर आपके मन में इस तरह के सवाल नहीं उठ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, एक मजाक कर रहे हैं। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप डीएलएड चारों सेमेस्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिए तो कोई माई का लाल नहीं है आपको यूपी टेट क्वालिफाई करने से रोक ले जाए, ठीक है। नहीं तो आप भी यही प्रयागराज आएंगे और 10,000 रुपये किसी संस्था में जाएंगे, 5-6 महीने का जो है फीस पेमेंट करेंगे और तब जाके आप जो है 5-6 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद आप टेट निकालेंगे। नो, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अभी आपके पास समय है, अभी से आप मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए बाबू। 100% मैं दावा करता हूँ कि आपका टेट जो है वो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। चलिए हम ले चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। देखिए, आपके बीच में लगा है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला आता है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। देखिए, हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीक है, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक चीज़ हमने आपसे बार बार पूछा है, अगर हैंड राइटिंग में आपको लग रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो बाबू आप बिल्कुल मुझे बताइएगा। हम हर संभव आपकी कोशिश कर रहे हैं कि सारी समस्याओं का निदान करें। हम बार बार हर वीडियो में आपसे पूछ रहे हैं कि कहीं आपको समस्या है, नोट से संबंधी या किसी भी प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल मैं आपको नंबर भी दे दिया हूँ 9452331053 पर आप बिल्कुल मुझे संपर्क करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर संकेतों के रूप में जनित आंकड़ों पर प्रक्रिया कर परिणाम प्रदान करता है। ये आंकड़े, ठीक है, और अगर कहा परिणाम प्रदान करता है, ये आंकड़े अपने स्रोत के से, ठीक है, स्रोत से लगातार संकेतों के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के आंकड़े को निरंतर जनित्र आंकड़े कहते हैं। इस प्रकार के आंकड़े तापमान, लंबाई, दबाव आदि हैं, ठीक है। ये जो आंकड़े होते हैं इसे जो है या कहाँ प्रयुक्त होते हैं, जैसे तापमान हुआ, लंबाई हुआ, किसी चीज़ का दबाव नापना हो, इस जगह प्रयुक्त होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपके मन में आ रहा होगा एनालॉग कंप्यूटर, आपने पहले कंप्यूटर जो आपके बीच में पहले के कंप्यूटर, अब तो आपके बीच में लैपटॉप आ गए हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी कंप्यूटर देखने को मिलता है, देख रहे होंगे कि कंप्यूटर अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, सारी प्रोसेस अलग होते हैं। अभी आप लैपटॉप ले लीजिए, उसी में जो है आपका जो है कीबोर्ड भी दे देगा, माउस भी दे देगा, सारी चीज़ें उसी में आपको दे देता है। तो आप एनालॉग कंप्यूटर को देखे होंगे, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ आगे हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर। देखिए, आपसे फिगर नहीं पूछा जाएगा कि जो है एनालॉग कंप्यूटर का फिगर बनाइए, बट अगर आपके पास बुक होगी तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा एनालॉग कंप्यूटर का क्या कुछ कैसे होता है ना। चलिए, यहाँ देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, बिखरे हुए आंकड़ों को जो है अंकीय रूप में एकत्रित करके उन पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटरों को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब इसे आपको रटना है, ठीक है, इसे आपको रटना है। सारी चीज़ें आप उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं। हम फिर से एक बार डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कोई आंकड़ा है, अगर वह बिखरा हुआ है उसे आप जो है अंकीय रूप में एकत्र कर दे रहे हैं, वही एकत्र करने की प्रक्रिया जो आपकी है उसी को हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। देखिए, हम आपसे बार बार कहे हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया हम कैसे रटेंगे। देखिए, बिल्कुल मैं आपसे कहूँगा रटने का सेंस आप समझिए, आप अपने
लैंग्वेज में समझने का प्रयास करिए। जब किसी चीज को आप अपने लैंग्वेज में समझ लेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद आपकी क्लियर हो जाएंगी। और रटंत विद्या बहुत दिन नहीं चलती है, भूल जाता है। इस वजह से जैसे हमने कहा, अब आप ऐसे रट रहे हैं कि बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उस पर प्रक्रिया करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। बिखरे हुए आंकड़ों को ऐसे से बार बार आप रट रहे हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप समझ लीजिए जैसे कोई आंकड़ा है ना, इस तरह से समझिए। जैसे कोई आंकड़ा है, अगर उसे हम अंकीय रूप में एकत्र कर दे रहे हैं तो उसी को हम वही एकत्र करने की जो प्रक्रिया हमारी है वही हमारा डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए आगे कहा जा रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आपके मन में आ रहा है भैया हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, देखिए। अच्छा, अगला आप देखिए आपके बीच में आ रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे कहते हैं, और अब लास्ट आ रहा है अनुप्रयोग या आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर अगर हम बताएं आपसे, इस प्रकार के कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण से युक्त होते हैं। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वह एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों से युक्त होता है, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है ये कंप्यूटर निरंतर जनित्र आंकड़ों तथा अंकीय आंकड़ों दोनों प्रकार के आंकड़ों की प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। यानी अभी आपने देखा कि जो कंप्यूटर जनित्र या आंकड़े, ठीक है, अभी जो आपका एनालॉग कंप्यूटर है यह कंप्यूटर जनित्र आंकड़े देता है, और जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वह जो आपका देता है अंकीय आंकड़ों, ठीक है। और ये जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है ये दोनों आंकड़ों की प्रक्रिया करने में सक्षम होता है, ठीक है। डिजिटल व एनालॉग दोनों के ही गुण की उपलब्धता के कारण कंप्यूटरों को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। अब अगला हम बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंतर्गत, पहला आपका हो गया, ठीक है, ये 3 प्रकार के आपके हो गए। अब देखिए अगला टॉपिक आपके बीच में आ रहा है उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर अगर हम आपसे कहें तो पहला आपके बीच में आता है सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर या जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर, ठीक है। अब यह तो 2 प्रकार के हो गए, पहला आपका हो गया और दूसरा हो गया। अब इनकी भी परिभाषाएं आपको जानने की उत्सुकताएं हो रही होंगी कि आखिरकार ये हम सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर किसे कहेंगे और जनरल उद्देश्यीय किसे कहेंगे, या जो है विशिष्ट उद्देश्यीय किसे कहेंगे। देखिए अगर हम इसके अंतर्गत आपसे कहें तो आपसे कहा जा रहा है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के अंतर्गत ये कंप्यूटर अनेक कार्य के लिए विकसित किए जाते हैं। यानी जो सामान्य उद्देश्यीय कंप्यूटर होते हैं इनका जो उद्देश्य होता है बहुत होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ आलेख तैयार करना हो गया, आलेख छापना हो गया, डाटाबेस तैयार करना हो गया, डिजाइन तैयार करना, इन सभी के लिए ये सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर जो होते हैं वो प्रयुक्त होते हैं। भैया हमने आपसे बताया था कि थोड़ी सी तबीयत प्रॉब्लम की वजह से आपके सिलेबस में हमने विलंब किया, ठीक है। लगभग 8 से 10 दिन आपकी क्लासें नहीं जा पाए, ना ही नोट्स हम प्रोवाइड कर पाए, बिल्कुल उस चीज़ के लिए मुझे कष्ट है, ठीक है। बहरहाल अब सारी चीज़ों को आप भूल जाइए और नए अंदाज से आप फिर से लग जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन में आपका जो सामाजिक अध्ययन का टॉपिक छूटा हुआ है बिल्कुल सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास हम कर देंगे, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है, देखिए विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर हम किसे कहेंगे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम कहें विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर सिर्फ विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में यदि आवश्यकता हो तो 1 से अधिक प्रोसेसर भी संलग्न किए जा सकते हैं। ऐसे विशिष्ट कार्य जिनका निष्पादन सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर से नहीं किया जा सकता उसके लिए विशिष्ट उद्देश्यीय कंप्यूटर कुछ विशिष्ट युक्तियों के लिए संलग्न कर विकसित किए जाते हैं, ठीक है। अगला ये कंप्यूटर के निम्न क्षेत्र होते हैं। अब ये जो आपके क्या अगर कहा जाए जो विशिष्ट उद्देश्य या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया जा रहा है
कि खेल रिकॉर्डिंग सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए किया जा सकता है। इनका प्रयोग हम फिल्म के क्षेत्र में करते हैं या संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। मौसम संबंधी जो भविष्यवाणियां की जाती हैं वो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर से की जाती है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जो मौसम विज्ञान होता है वो पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि कल बारिश होगी, परसों मौसम इस तरह से रहेगा, नरसों ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इनका प्रयोग कहाँ से कैसे करते हैं, ये इनके पास जो विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर होते हैं या स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, इसी से ये जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आप मुझे जरूर बताइएगा। अब थर्ड नंबर पर आता है, देखिए, आकार एवं क्षमता गति पर आधारित कंप्यूटर, ठीक है। आकार एवं क्षमता गति आधारित कंप्यूटर, ये तीसरा आपका आ रहा है ना। आपने दो तो देख लिया, अब तीसरे पर अगर हम कहें आपसे कि आकार, क्षमता अथवा गति के आधार पर कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनको आप जानने के लिए फिर आपको मन में आ रहा हो कि भैया माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर क्या होता है। सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आपसे करूँगा कि PDF की ज़रूरत पड़ रही है तो बिल्कुल आप जो है कॉमेंट्स जो है अगर देखा जाए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 150 रुपये का शुल्क आपको पेमेंट करना है, तत्काल PDF आप ज्वाइन कर सकते हैं या जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ दिया जा रहा है माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर सूक्ष्मतम आकार के होते हैं। अब माइक्रो से आपको स्पष्ट हो गया, माइक्रो माने छोटा होता है, ठीक है, छोटे आकार के होते हैं। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर व्यक्तिगत व व्यावसायिक दोनों ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। इनके निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। अब अभी तक तो आपने देखा कि ये इनको हम 4 प्रकार से विभाजित किए, लेकिन अब माइक्रो कंप्यूटर को भी हम 4 जो है निम्न भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब ऐसे में पहला आपका आता है, अगर हम कहें तो होम कंप्यूटर, जो आप घरों पर यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, यहाँ कहा जा रहा है होम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम PC कहते हैं, है ना, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम PC कहते हैं। अगला कहा जा रहा है कि जो है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी या PC या XT से हम कहते हैं एडवांस या पर्सनल कंप्यूटर जो है, या एडवांस टेक्नोलॉजी से हम कह सकते हैं, या जो है इसे हम 4 भागों में जो है विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी और यहाँ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, इसे हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगला आपसे कहा जा रहा है इन कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक होती है। वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर एक ब्रीफ केस, एक पुस्तक, एक कैलकुलेटर तथा घड़ी के सूक्ष्म आकार में विकसित होने लगे हैं। आपने देखा होगा कि एक जो सूक्ष्म कंप्यूटर होता है, या सूक्ष्म कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आपने ब्रीफ केस देखा होगा, आपके पास पुस्तक होती है, कैलकुलेटर होता है, घड़ी हो गई, इतने छोटे आकार में ये जो आपके क्या कहते हैं, अगर हम बात करें जो है माइक्रो कंप्यूटर विकसित होने लगे हैं, ठीक है। चलिए, आगे हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर को हम किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो देखिए, आपके बीच में आ रहा है मिनी कंप्यूटर यह माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में कुछ बड़े व तीव्र व महंगे होते हैं। यानी जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा मिनी कंप्यूटर आता है, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है इन कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता आपके बीच में आ रही है, यह कंप्यूटर मुख्यतः 16 बिट 32 बिट प्रोसेसर का उपयोग मुख्यतः CPU में किया जाता है। अब भैया एक चीज आता है, CPU का फुल फॉर्म हम किसे कहते हैं? ये CPU को अगर हम कहें आपसे CPU का फुल फॉर्म बताइए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, आपसे पूछा भी जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि CPU का फुल फॉर्म आप बताइए, तो आप कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम CPU को कहते हैं, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिएगा, आप लिख लीजिएगा कहीं कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 2 नंबर में देखेंगे मोटरोला जो है 6820 व इंटेल 30 जो है 386 इन माइक्रो प्रोसेसर के उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसमें तीसरा कहा जा रहा है, देखिए आपको समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ें आपको जो है बहुत कंप्यूटर का नॉलेज जो है बिल्कुल आपने रखा होगा, लेकिन अब एक नई शुरुआत के साथ कंप्यूटर के जो भी चैप्टर आपके बीच में आ रहे हैं बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है ये संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। 4 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर देखिए यहाँ कहा जाए 1 MB रैम में 256 MB रैम तक लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ आपसे कहा जा रहा है 5वें नंबर में माइटी फ्रेम और मैग्मेम PDP 8 आदि मिनी कंप्यूटर हैं। अगर आपसे मिनी कंप्यूटर को पूछा जाए, ठीक है, मिनी कंप्यूटर क्या है, तो बिल्कुल आप समझने का प्रयास करेंगे। मिनी कंप्यूटर माइटी फ्रेम आप कह सकते हैं। माइटी फ्रेम के बाद जो है अगर हम कहें PDP या मैग्नेम, ये सभी आपके जो हैं क्या हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे, 1 MB रैम में 256, यहाँ देखिए 1 MB रैम में 256 MB रैम तक लगाई जाती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला हम आपके बीच में लाते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं। विशेषताएं निम्न है, इसमें पहला है, इसमें जो है 48 बिट 60 बिट और 64 बिट प्रोसेसर व जो है एड्रेसिंग प्रणाली का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ कहा जा रहा है, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर में आप देखेंगे, 2 नंबर में कहा जा रहा है इसमें 256 MB से अधिक रैम लगाई जाती है, और इसमें कहा जा रहा है जो है DEC 10 IBM 370 EC 10 जो है अगर कहा जाए 1020 भी कह सकते हैं, आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, अब यहाँ नीचे आता है सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं। थोड़ा सा फोटो लेने में जो है नोट्स की ये चीज़ें ब्लर हो गई हैं, लेकिन आगे से ये चीज़ें आपके बीच में ऐसा नहीं होगा, बहरहाल आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ आगे कहा जा रहा है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे, जो है सुपर कंप्यूटर की अगर हम बात करें, ये कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र गति से क्षमता संग्रह क्षमता प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं। इसमें अधिक CPU होते हैं। देखिए किसी चीज़ में अगर CPU की मात्रा अधिक होगी तो वो कंप्यूटर जो होंगे वो अधिक जो है वेगवान होंगे। ठीक, इन कंप्यूटर में नॉन वान न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन वान न्यूमैन पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के कंप्यूटर में किया जाता है, तो आप कहेंगे नॉन वान न्यूमैन कंप्यूटर का जो है पद्धति का प्रयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, अगर हम कहें, देखिए समझने का प्रयास करेंगे, क्रे XMP 24 NEC 500 कंप्यूटर विदेशों में विकसित हुए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में कौन से जो है जो प्रयोग विदेशों में विकसित हुए हैं, तो आप कहेंगे क्रे XMP 24 NEC 500 कंप्यूटर विदेशों में विकसित हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ कहा जा रहा है भारत में निर्मित परम 10,000 अनुपम सुपर कंप्यूटर है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके बीच में दे देगा और चारों में से आपको ढूंढना रहेगा कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो भारत में विकसित हुआ है। तो आप कहेंगे कि परम 10,000 और अनुपम सुपर कंप्यूटर ये दोनों भारत में विकसित हुए हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न है। ठीक, अब अभी आपने देखा कि सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में बहरहाल हमें लग रहा है कि आपको हमने बताया है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ हम बात करें, देखिए अगर इसके अंतर्गत अगर कहा जाए तो सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी करने में काम आता है। ठीक है, जैसे जो मौसम विज्ञानी होते हैं जब पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस तरह की घटनाएं आगे होनी है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरे में हम कहें, तीव्र एनिमेशन वाले चलचित्र के निर्माण में, अंतरिक्ष यान परीक्षण में, अंतरिक्ष का जब भी परीक्षण होता है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। शोध प्रयोगशाला में बड़े बड़े
प्रयोगशालाओं में जो भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, और उपग्रह विज्ञान में भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ अब लास्ट आपके बीच में आता है कंप्यूटर का प्रयोग व अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, जैसे आज के समय में जो कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, और कंप्यूटर का प्रयोग भी हो रहा है और उसका अनुप्रयोग भी हो रहा है। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए अगर कहा जाए व्यापारिक क्षेत्र में, और यहाँ देखिए अनुप्रयोग हुआ संचार व्यवस्था में। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। यहाँ देखिए खेल एवं मनोरंजन के क्षेत्र में, इंटरनेट व इंट्रानेट के क्षेत्र में, परीक्षा और मेडिकल विज्ञान में, सभी में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 को आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।